जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन भर्ती 2022 के ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको SKT एंड MSW का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के इस वीडियो को देख करके भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि SKT और मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक इन पोस्ट पर निकाली है। टोटल आपके 876 पद है और इसमें 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर चेक करनी है और जो क्वालिफिकेशन है वो भी देख लेनी है। इसको देखने के बाद में अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो आपको यहाँ पर आना है और नीचे आकर के डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्म है वो आ जाएगा। ये आपको कैसे भरना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो कंट्रोल नंबर है ये आपको नहीं भरना है और इसको आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है A4 साइज 74 GSM बॉन्ड पेपर इसके ऊपर प्रिंट कराना है कलर में, तभी ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट सही माना जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट यानी कि कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, 2 पोस्ट है आपकी, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद में यहाँ पर बोला है कि पेस्ट डू नॉट पिन और स्टेपल, आपको यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना है, पिन और उसको स्टेपल नहीं करना है। और यहाँ पर जो आपका फोटो है उसका साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये फोटोग्राफ 3 महीने से पुराना न हो, ये फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। फिर आता है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर पोस्ट का सीरियल नंबर क्या है। बेसिकली इसमें 2 ही पोस्ट है, 1 और 2, तो आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, 1 या 2, तो जिस पर भी अप्लाई कर रहे हो उसी का सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, 1 या फिर 2। इसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर ये आपको नहीं भरना है, यहाँ पर ये यहाँ पर फॉर्म जाएगा उसकी जानकारी है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो कर देंगे। आपको बोला है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बिलो दी फोटोग्राफ, इस बॉक्स में आपको आपका सिग्नेचर करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट है कैटेगरी इन विच अप्लाइड, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किए हो। तो जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई किए हो उसी कैटेगरी को के नीचे आपको राइट टिक यानी कि सही का निशान लगाना है, चाहे वो जनरल हो, UR, EWS हो, SC हो, ST हो, बेसिकली जो भी है उसी के नीचे आपको राइट का निशान लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट आता है वेटेज परसेंटेज मार्क्स। अब इसके बारे में आपके मन में कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजन मैं आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूं ताकि आपसे ये जानकारी भरने में कोई मिस्टेक न हो। तो यहाँ पर पहला जो आपका बॉक्स है आपको बोला है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी है। साथ ही यहाँ पर आपको प्लस करके बोला है एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम 15, यानी कि यहाँ पर ये आपका वेटेज है। एक कॉलम आपको दिया जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये आपका है वेटेज, जिसमें कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो परसेंटेज दी जा रही है अतिरिक्त उनके लिए वहां पर क्लेम करना होगा। मान लीजिए आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस वाले कॉलम के अंदर 10% लिख देना है। और इसी प्रकार से अगर आप स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हो तो आपको यहाँ पर 5% अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर तो लिखना है अपनी जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसकी परसेंटेज। सेकंडली यहाँ पर आपने जिस भी कैटेगरी के लिए क्लेम किया है वो कैटेगरी पर आपको कितनी परसेंटेज दी गई है इस जानकारी के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पर लिखनी है। और फिर आपको टोटल करके आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की परसेंटेज है वो, और जो आपको यहाँ पर कॉलम 15 के अंतर्गत जो परसेंटेज का फायदा मिला है अगर आप उनसे बिलोंग करते हो तो आपको टोटल करके लिख देना है। बट अगर आपके पास जो एडिशनल क्लेम्ड परसेंटेज है उसमें से आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, आप उनसे बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर जो आपने ये वाली क्वालिफिकेशन की परसेंटेज भरी है वही परसेंटेज टोटल में भर देनी है, इस वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोले कि वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, यानी कि नो के ऊपर राइट टिक लगा देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है इन कैटेगरी में से आपकी कौन सी कैटेगरी है उसी के ऊपर आपको राइट टिक लगाना होगा। फिर 7 पॉइंट आता है वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS कैटेगरी। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस नो के सामने टिक लगाना है, करते हो तो यस के सामने, नहीं तो नो के सामने। अगर यस करोगे तो आपको उसका जो
फोटोकॉपी है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, वो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब आते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। तो जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है, जैसे कि ए, सेकंड कॉलम में एम, उसके बाद जेड, फिर ए, फिर डी, और जब आपका सरनेम स्टार्ट हो तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको अपना सरनेम यानी कि लास्ट नेम लिखना है। इस प्रकार से आपको अपना नाम लिख देना है। फिर 9 पॉइंट में आपको अपने पिताजी का नाम देना है, ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही देना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही देना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी उम्र कितनी है, आपकी डीओबी क्या है। तो यहाँ पर 02 जैसे कि मैं लिखता हूं, इसके बाद 05 मंथ में और उसके बाद ईयर में 1997, इस प्रकार से मैं अपनी डीओबी भर देता हूं। सेम तरीके से आपको भरनी है। फिर दोस्तों 11 पॉइंट है आपका परमानेंट होम एड्रेस विद पिन कोड, यानी कि जो आपका स्थायी पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका एड्रेस आपकी आईडी के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखना है। एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखिएगा और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखिएगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट के सामने अपनी स्टेट लिख देनी है, जो भी आपकी स्टेट है। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का डाल देना है, यानी कि लिख देना है। फिर 12 पॉइंट है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस, ऊपर आपने भरा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे भी आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है वही भर दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर आते हैं दोस्तों आपके सामने 13 पॉइंट एप्लीकेशन फी डिटेल। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में भी आपके डाउट हो गए, ये भी मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ कैसे आपको ये फीस पे करनी है। तो यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेटेज के नीचे ये जानकारी आपको दी गई है। पहले तो आप जान लीजिए कि किस कैटेगरी कैंडिडेट को क्या फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इसमें यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो 50 रुपए है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए भी 50 रुपए है, और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, और विकलांग के लिए भी कोई फीस नहीं है। अब मान लीजिए आप जनरल या फिर ओबीसी से इस फॉर्म को भर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो आपको 50 रुपए फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर लिंक दिया है ये लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट फी को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेंट नेम, यही आपको यहाँ पर वो नाम भरना है जो नाम आपने अभी फॉर्म को फिल करते समय यूज किया है। एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में आपको INDN इंडियन लिखना है। डीओबी आपने क्या चूज किया फॉर्म को भरते समय वही डीओबी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आपने जो एड्रेस फॉर्म के अंदर भरा है वही एड्रेस आपको यहाँ पर पिन कोड सहित लिखना है। आपका आधार नंबर क्या है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपका जो ये नंबर है वो है आपका 01/2022। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 01 लिखना है, स्लैश लगाना है और 2022 लिख देना है। ट्रेड आपका कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी भर्ती है ये आपकी 2 ट्रेड पर है। तो जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अमाउंट आपकी फीस का कितना है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर रिमार्क्स में आप यहाँ पर फी लिख दीजिए, और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नेम आपका फिर से एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ फिर से यहाँ पर एंटर कर लेनी है। मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड या कह लीजिए सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जानकारी आपने भरी है इनको वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल डेस्क आ चुकी है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे फीस जमा कर सकते हैं, चाहे वो SBI की नेट बैंकिंग हो, अदर बैंक की नेट बैंकिंग हो, SBI का डेबिट कार्ड हो या अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, UPI हो, NEFT हो या फिर SBI ब्रांच हो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके फीस को जमा करें, क्योंकि इससे जमा करने पर जो फीस जमा करते हैं उसमें एरर आने के काफी कम चांस होते हैं। वैसे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, इसलिए मैं आपको नेट बैंकिंग प्रेफर कर रहा हूं। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV डालना है, और जो कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं ये डाल करके आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो आपको यहाँ पर आ जाना है जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ बैंक, यानी कि आपने किस बैंक से फीस को जमा की है आपको उस बैंक का नाम यहाँ पर देना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, यानी कि जो आपने यहाँ पर फीस जमा की है उसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ट्रांजेक्शन डेट, आपने किस डेट में इस फीस को जमा किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। अमाउंट आपका क्या था फीस का वो
आपको लिखना है। ये सब जानकारी आपको फीस जमा करने के बाद मिल जाएगी। जिन कैंडिडेट SC ST से भर रहे हैं उनको यहाँ पर ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको नोट करके बोला कि नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड अदर देन SBI कलेक्ट प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो आपकी यहाँ पर आपने फीस जमा की है उसकी जो आपको प्रिंट है वो ले लेनी है और लेने के बाद उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फिर दोस्तों 14 पॉइंट आता है, इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पारा 4 he may indicate his double triple category separately in the following boxes using their observations। यानी कि यहाँ पर जो आपकी 4 ऑप्शन है, ये जो आपकी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की है, अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि यहाँ पर EWS से भी और GREF वार्ड से भी, आर्मी वार्ड से भी, तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये ऑप्शन है 14, आपको यहाँ पर वो सभी कैटेगरी मेंशन कर देनी है जो कि आप बिलोंग करते हो उन कैटेगरी के अलावा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है, आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है 15 पॉइंट, जिसके बारे में हमने क्वालिफिकेशन में बात की थी। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पर आपको वेटेज दिया जाता है वो आपको यहाँ पर यस नो में बताना है। अगर आपके जैसे कि डू यू होल्ड NCC B सर्टिफिकेट अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप इनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करते, आपके ऊपर कोई भी जानकारी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसको नो कर दीजिए, सभी पे नो कर दीजिए कि हाँ मैं इसमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करता। जिस पे करते हो उस पे यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका जो एक नोट करके आपको बोला है कि इफ यस, जो कि सिर्फ एच के लिए ही है, जो आपका एच पॉइंट है कि हाँ अगर आप इसमें स्पोर्ट्समैन हो और यस करते हो तो आपको बोले कि राइट एक फॉर स्टेट लेवल, अगर आप स्टेट लेवल पर खेले हो स्पोर्ट्स में तो आपको इस कॉलम के अंदर या फिर इस बॉक्स के अंदर 1 लिखना है, और अगर आप उससे ऊपर वाले लेवल पर खेले हो तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हो तो आपको 3 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको देना है। स्टेट लेवल के लिए 1, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 2 और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 3 इस कॉलम में देना होगा, अगर आप यहाँ पर इस वाले एच वाले ऑप्शन में यस कर रहे हो। नहीं तो आपको नो करना है और इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको बोला कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी अटैच्ड इन सपोर्ट ऑफ अबो क्लेम। यानी कि जो ये ऊपर आपने क्लेम किए हैं, अगर किए हैं तो आपको उनसे जुड़े हुए सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, उनकी फोटोकॉपी। अब आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मैट्रिकुलेशन एग्जाम, यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको पहले तो नेम ऑफ एग्जाम यानी कि 10th या 12th तो आपको यहां पर लिखना है, जब सबसे पहले 10th। फिर आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो ईयर आपको लिखना है इस वाले कॉलम के अंदर। बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया वो आपको यहां पर 3rd वाले कॉलम में देना है। अब यहां पर है सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर सब्जेक्ट देना है। आप 10th की जानकारी में ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, और मार्क्स में यहां पर आपको टोटल मार्क्स देने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मार्क्स में आपको कितने मार्क्स आए हैं वो लिखना है। जैसे कि मुझे 10th में 600 मार्क्स में से 580 मार्क्स आए थे, तो मैं यहाँ पे मार्क्स में 580 लिखूंगा और आउट ऑफ मार्क्स में मैं 600 लिखूंगा कि हाँ इसमें से मुझे इतने आए थे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी इनके अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड कॉलम में अगर आपने 12वीं की है तो आप 12वीं की जानकारी भरेंगे, तो आपको नेम ऑफ एग्जाम के अंदर 12th या इंटरमीडिएट लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि कौन से साल के अंदर आपने पास की है, अपने बोर्ड का नाम देना है जिस भी बोर्ड से आपने 12वीं पास की है। फिर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है वो आप लिखेंगे। मार्क्स आपको यहाँ पर कितने आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको यहाँ पर पहले तो लिखना है जो नंबर आपको आए थे, और आउट ऑफ मार्क्स यानी कि कितने में से आए थे। आउट ऑफ मार्क्स के सामने आपको टोटल नंबर लिखने हैं और मार्क्स में वो नंबर लिखने हैं जो कि आपको आए थे। देन यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज बनती है इन नंबर की, वो परसेंटेज आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स के कॉलम में लिख देना है। फिर अगर आपने कोई डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, कोई भी किया है, वो आप यहाँ पर उस एग्जाम का नाम तीसरे कॉलम में लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि इस साल में मैंने पास किया है, अपनी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम देंगे जहां से आपने किया है, और इसके बाद आप यहां पर सब्जेक्ट में लिखेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता यानी कि उसमें कोई सब्जेक्ट काउंट ही नहीं होता, तो आप यहां पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। फिर आपको मार्क्स लिखने हैं और यहां पर बताने कि कितने में से वो नंबर आपको आए थे और परसेंटेज भर देनी है। जो भी यहां पर क्वालिफिकेशन की आप जानकारी दे रहे हैं उनकी जो आपकी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो ये तो हुई दोस्तों आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत। और यहाँ पर जो मैंने आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जैसे कि कोई सर्टिफिकेट है या फिर जो आपके पास ITI की कुछ सर्टिफिकेट है ट्रेड में, किसी ट्रेड में, तो आप यहाँ पर वो जानकारी इसके अंदर भर सकते हैं। आपको नेम ऑफ एग्जाम के अंदर आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका नाम देना है।
किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो यहाँ पर आपको देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी की जगह आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है। मार्क्स ऑब्टेंड लिखने हैं, कितने में से आए से वो आपको यहाँ पर देना है। ऑब्टेंड के अंदर तुम आए हुए और आउट ऑफ यहाँ पर यानी कि टोटल मार्क्स आपको आउट ऑफ मार्क्स के अंदर लिखना है और परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। साथ ही आपको अपनी फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करनी होगी। फिर आता है 17 पॉइंट, जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी है और ये सिर्फ ड्राइवर्स, एमटी, रोड रोलर एंड ओईएम्स ओनली पर लागू होती है, इन पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू यानी कि जो आपका लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब इशू आता वो डेट यहाँ पर डालनी है। इश्यूइंग अथॉरिटी आपकी कौन सी थी वो आपको यहाँ पर देना है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश जो भी है जहां से भी आपने इशू कराया है उसका नाम आपको देना होगा। इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस यानी कि जो आपकी इनिशियल वैलिडिटी है पीरियड ऑफ लाइसेंस की वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि कब, वो डेट आपको बेसिकली यहाँ पर देनी होगी। कब आपका लाइसेंस रिन्यू होगा उसकी डेट यहाँ पर आपको दे देनी है। अगर आप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की जानकारी दे रहे हैं तो वो भी आपको सेम तरीके से भरनी है। साथ ही आपको उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब नीचे आता है 18 पॉइंट टोटल एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। अगर आप उस पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है या फिर आप डिजायरेबल रूप में जो एक्सपीरियंस मांगा है उसकी जानकारी दे रहे हो तो आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय यानी कि उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना होगा जहां पर आपने काम किया है इस वाले कॉलम के अंदर। साथ ही आपको पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस डेट से आपने वर्क को ज्वाइन किया था और 2 में आपको वो डेट डालनी है जब तक आपने वर्क किया है। नेचर ऑफ वर्क डन, आपने किस तरह का वर्क किया है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लिख करके बता देना है। मंथली सैलरी ड्रॉन, आपको मंथली सैलरी कितनी मिलती थी वो सैलरी यहाँ पर आपको देनी है यानी कि बतानी है, लिखनी है। आपकी जो परमानेंट थी या फिर टेम्परेरी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर 19 पॉइंट है ओनली फॉर बीआरओ लेबर सीपीएल एक्सपीरियंस। अगर आप बीआरओ लेबर या फिर सीपीएल है तो आपको जानकारी देनी है, फ्रेशर को ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। 20 पॉइंट आपका आता है डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको पहले इसका नाम डालना है जिस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, डेट यहाँ पर डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होंगे वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखेंगे एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड भी आपको सेम तरीके से भरना है जैसे कि अभी आपने आपका ऊपर का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। यहाँ पर आपको आपका फोटो चिपकाना है, सेम फोटो, और ये जगह आपको खाली छोड़ देनी है क्योंकि ये ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपका नेम लिखना है जो नाम आपने ऊपर लिखा है। सन ऑफ में आपको आपके फादर का नाम देना है। हाउस नेम नंबर देना है यानी कि जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है। अपना पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, तहसील लिखनी है, स्टेट लिखनी है, पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। ये जो यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर खाली छोड़ देने हैं। आपको बोला कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तब आप यहाँ पर सिग्नेचर और आपका बाएं अंगूठे का निशान लगा देंगे। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तब आपको यहाँ पर सिग्नेचर और अंगूठे का निशान लगाना होगा। ये जो बाकी के हैं ये आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन लगाने होंगे। तो ये तो ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की बात। अब बात करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को सेंड करना है और कहाँ पर सेंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको ये फॉर्म कब तक भरना है। तो आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको 45 दिन का समय दिया है इस भर्ती के आने के बाद के। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपकी ये स्टेट है, इन स्टेट से हो तो आप 60 डेज बाद तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्म को एक लिफाफे के अंदर डालना है और डालने के बाद उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो कि कैपिटल में होना चाहिए और सेम तरीके से लिखा होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है। और पोस्ट ऑफ के बाद आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। कैटेगरी के बाद आपको इनमें से अपनी वो कैटेगरी लिख देनी है जिस पर आपने अप्लाई किया है। वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये लाइन लिखने के बाद आपको अपनी जो परसेंटेज की वेटेज है वो वेटेज आपको लिखनी है लिफाफे के ऊपर की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर हो चुका है और आपको इसको सेंड कहाँ पर करना है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है। ये फॉर्म आपका कमांडेंट GREF सेंटर DIGHI कैंप पुणे 411-015 इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रीजन बताया कि अगर आप इनमें से कोई भी जानकारी गलत करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर ये आपके रीजन है, आपको इन सभी रीजन को अच्छे से देख लेना है कि हाँ आपने इनमें से कोई रूल तो नहीं तोड़ा है। अगर आपने ये सभी जानकारी सही से फिलअप किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और ये वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा तो आपको इन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में
सभी जरूरी जानकारी जान ली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपके मन में एक डाउट होगा कि इस फॉर्म को सेंड कैसे करना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कैसे। तो ये जानकारी भी आप यहाँ पर ऑफिशियली देख लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है कि ऑल एप्लीकेशन क्यूटिंग दी एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर दी फॉर शुड बी सबमिटेड टू कमांडेंट। इस एड्रेस के ऊपर तो सेंड करनी ही है। ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से करनी है अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट कि हाँ आपने इस फॉर्म को भरा है, आपको एक्नॉलेज करना है मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। तो ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करना है, अन्य किसी माध्यम से नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग BRO, SKT एंड MSW ऑफलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।